आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरकार का ऐतिहासिक फैसला दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो लॉन्च कर दी है। क्या बात है, पहले ओपीएस फिर एनपीएस अब यूपीएस पीएस। समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा दूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है गुरु। ठीक है, हम हैं तो क्या गम है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं एक एक चीज़ बता दूंगा, खत्म कर रहा हूँ कि एनपीएस क्या है, ओपीएस क्या है, यूपीएस क्या है। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा क्राइम अफेयर्स को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। और हमारे पॉर्न एडिक्शन को खत्म करने के कोर्स देखिए, 9 महीने की वैलिडिटी आपकी 6 सितंबर से शुरू होगी। 200 कूपन कोड बचे, चैलेंज कूपन कोड यूज़ करिए, 30% ऑफ मिलेगा। ये कोर्स सिर्फ 500 रुपये का है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपके कॉन्शियसनेस पर अटैक करेंगे। 75 डेज चैलेंज में हमने क्या किया था, हमने आपको रिफॉर्म किया था, लेकिन यहाँ पे हम आपके दिमाग को रीप्रोग्राम कर देंगे। ठीक है, तो आप यकीन मानिए, जब आप ये कोर्स करके मॉड्यूल 100 दिन 3 महीने चलेगा तो आपके पास इतना कंट्रोल होगा कि आप कुछ भी कर लेंगे। तो लेवल्स हमने डिफाइन किए हैं, बहुत ज़्यादा फायदा है। सिर्फ 500 रुपये का कोर्स है। आप ऐप को डाउनलोड करें ना, वरना वेबसाइट हमारी विजिट करें। ओके, तो भाई एनपीएस हटा के यूपीएस जो है वो आ गई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। पेंशन को लेकर, जैसे अगर आप मिलिट्री में देखो तो वहाँ पे पेंशन को लेकर और बहुत सारे सरकारी नुमाइंदे जो हैं वो खफा हैं, काफ़ी ऑपोजिशन इस पर अटैक किया है कि भाई ये क्या है, आप ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, देखिए वैसे तो 23 लाख जो केंद्र में सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, 23 लाख को फ़ायदा है, और जो राज्यों को भी अगर इंक्लूड कर देते तो 90 लाख को फ़ायदा है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले तो आखिरकार इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं, क्या है एनपीएस, उस पर आते हैं, मतलब यूपीएस उस पर आते हैं। ठीक है ना, तो यूनियन गवर्नमेंट में पॉइंट वाइज चलूंगा, क्योंकि देखिए इसमें पॉइंट वाइज चलना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात तो आप लोग कहते हो मुझे, दूसरी चीज़ ये है ना कि ये बहुत थोड़ा सा वो है, मतलब देखिए इसमें जो प्रोविजंस हैं जो सरकारी नौकरी में हैं, हो सकता है उनको समझ में ना आए हो, तो मैं बहुत आसानी से समझा दूंगा। तो कल 24 अगस्त को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को इन्होंने अप्रूव कर दिया, इनका अप्रूवल जो है वो मिल गया। अब आप ये समझिए कि इसमें 3 पिलर्स हैं। पहला पिलर है एश्योर्ड पेंशन। 1 अप्रैल यानी कि अगले साल 1 अप्रैल 2025 से ये स्कीम जो है वो इफेक्ट में आ जाएगी, और सरकार जो है वो खुश और जनता भी खुश, वो तो देखने में पता चलेगा। अब ये जो डेवलपमेंट है ये क्यों आया है, क्योंकि देखिए बहुत ऑपोजिशन हो रहा था इस पे। ये जो न्यू पेंशन स्कीम है, सरकार 2004 में लाई थी, अटल बिहारी वाजपेयी, उससे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम चल रही थी। तो न्यू पेंशन स्कीम में कुछ ऐसे प्रावधान थे जो कि अभी हम बात करेंगे, चिंता मत करिए, कि उसमें सरकार जो है वो कंट्रीब्यूट करने लगी। तो क्यों भैया, ओल्ड पेंशन स्कीम में सारा सरकार पैसा सारा सरकार देती थी। तो यहाँ पे लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, हम तो ओल्ड पेंशन स्कीम में ही जाएंगे, तो ऑपोजिशन हुआ। तो याद रखिएगा कि जो राज्य हैं वहाँ पे कंपल्सरी नहीं है, अगर आप चाहें तो ओपीएस में आ सकते हैं या एनपीएस में आ सकते हैं। केंद्र में है, जो केंद्र में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको एनपीएस देना पड़ेगा। तो जो राज्य हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है ना, कहाँ हम ओपीएस में ही जाएंगे। ठीक है, 2023-22 या आप ईयर भी देख सकते हो। हमको ओल्ड पेंशन स्कीम ही भाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो है वो इस पे आपत्ति जताई जो सरकारी जॉब में थे। और आपको पता है कि अभी जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में इलेक्शन है। तो केंद्र का देखिए जो भी है, जनता को खुश करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जनता को खुश करने का मतलब ये है कि आपको जनता के हिसाब से चलना पड़ेगा। भाई जनता को खुश रखोगे, जनता तुमको खुश रखोगी। तो जो भी आप डिसीजन दे रहे हैं पॉलिटिकल, उसमें कोई गलत बात नहीं, डिसीजन हमेशा पॉलिटिकल ही होते हैं। जनता खुश तो राजा खुश, दैट्स इट। जो चुना हुआ आदमी है वो खुश। तो इसीलिए यहाँ पे ये जनता के लिए किया गया है कि आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, चिंता मत करो, आपको प्रॉब्लम थी, हम उस प्रॉब्लम को ही खत्म कर दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे 3 चीजें हैं। एश्योर्ड पेंशन। अब एश्योर्ड पेंशन में आपको पेंशन मिलनी ही मिलनी है। फैमिली पेंशन, मिनिमम पेंशन, ये 3 है। ठीक है ना, कि देखिए क्या होता है, पेंशन क्या है, व्हाट इज पेंशन, ग्रेचुटी क्या है, सुपर एन्युटी क्या है। भाई आपने इतने साल मेहनत की है, अगर मान लीजिए प्राइवेट में भी आपने मेहनत की है, तो अब ये आपने स्टडी ग्लोस में इतने साल काम किया, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके लिए कुछ करूं, है ना। आपने अपनी सर्विस दी है, हमको सेवाएं दी हैं, सरकार में भी आप इतने साल सेवाएं दे रहे हैं, तो आपको पेंशन मिलनी चाहिए ना। कि रिटायर जब हो गए तब तो आपको सैलरी बंद होगी, अब तो आप कंपनी के लिए काम कर नहीं रहे हो, चाहे सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, तो सरकार फिर पेंशन देती है। और प्राइवेट भी, अब देखिए पहले तो सरकार में था, अब क्या है, कोई भी इस स्कीम को, ठीक है एनपीएस है ना, कोई भी इस स्कीम को, कोई भी चाहे जो भी, चाहे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर भी हो, वो भी 18 साल से 60 साल के अंदर आता है तो एनपीएस में जा सकता है।
लेकिन सरकार में तो पेंशन मिलेगी ही मिलेगी अगर आपकी सरकारी नौकरी है तो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है ना। तो अब क्या है कि पेंशन मिल तो रही है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि कितनी मिलेगी, ठीक है, और क्या मिलेगी, तो हां मिलेगी, एश्योर्ड है ये। फिर मिनिमम कितनी मिलेगी, जैसे कि आप मेरा काम कर रहे हो, मैंने बोला कि देखो गुरु, अगर तुम 10 साल तक मेरे यहाँ टिक गए तो मैं तुमको इतनी अच्छी खासी पेंशन दूंगा। तुम्हारी जो सैलरी है, जैसे मान लीजिए इसमें है, ठीक है ना, इसमें 50% है, तो मैं यही मान के चल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर तुम मिनिमम 25 साल तक रुक गए, तुम्हारी सर्विस जो है वो 25 साल तक रही, मिनिमम 25 ईयर्स तक, तो मैं तुम ये देखूंगा कि तुमने पिछले 12 महीनों में मुझसे कितनी सैलरी ली है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई है, वो काम कर रहा है, अब वो 24 साल में मान लीजिए कि 70,000 रुपए कमा रहा है, उसको 24 साल काम करते हुए हो गए, अब अगले साल रिटायरमेंट है उसका, मान लीजिए रिटायरमेंट जो भी है, ठीक है, तो हम ये देख लेंगे कि 25 साल तक उसने काम किया। पहला क्राइटेरिया ये है कि 25 साल तक उसने काम किया, पिछले 12 महीने में उसकी सैलरी कितनी थी, उसका एक एवरेज निकाला जाएगा और उसको 50% मिलेगा। अब पिछले 12 महीने में मान लीजिए सैलरी उसकी निकलती है, क्योंकि सरकारी जॉब है तो सैलरी मान लीजिए एवरेज 70,000 निकलती है, तो 35,000 महीना उसको पेंशन दी जाएगी। समझ रहे हो, यानी कि 35,000 हर महीने खाते में आपको आएंगे ही आएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सरकारी में 25 साल नौकरी करनी ही पड़ेगी, यह पहली बात होगी। दूसरा पॉइंट आ जाते हैं मिनिमम पेंशन की। मिनिमम कितना मिलेगा, मिनिमम आपको 10,000 मिलेगा ही मिलेगा। जैसे क्या होता है कि कई बार यूट्यूब बनाना है तो चलो पहले ही रिटायरमेंट ले लें, मजाक कर रहा हूं। कई बार क्या होता है कि लोग सर्विस कम करते हैं, तो आपको 10 साल तो कम से कम सर्विस देनी ही पड़ेगी। मान लीजिए 5, 6, 7 साल में आप चले गए तो फिर आप पेंशन नहीं ले सकते, आपको मिनिमम 10 साल तो देना ही पड़ेगा। मिनिमम 10 साल में मान लीजिए कि आपकी सैलरी हुई 18,000, तो आपको तो 9,000 मिलेगा, 50% नहीं, 10,000 मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि मिनिमम पेंशन आपको 10,000 मिलेगी ही मिलेगी जिन्होंने कम से कम 10 साल की सर्विस दी है। अगर मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है तो फैमिली को 60% ऑफ द पेंशन अमाउंट मिलता रहेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये दिक्कतें हैं। रिटायरमेंट कॉर्पस, भाई क्या होता है कि जब आप रिटायर होते हो तो आपका अच्छा खासा पेंशन, कहते हैं ना पेंशन निकालो जल्दी से, पेंशन कह रहे हैं जल्दी से, जो भी हमने पैसा कंट्रीब्यूट किया था महीने महीने जो हम करते थे वो पैसा निकालो, तुरंत निकालो, ठीक है। तो उसमें से आप एक पैसा जो है वो निकाल लेते हो, राइट, पैसा निकाल लेते हो और बाकी जो है आपको पेंशन के फॉर्म में मिलता रहता है। यहां पे आप पैसा निकाल सकते हो रिटायरमेंट कॉर्पस, और आपको बाकी का पैसा पेंशन के अकाउंट में मिलता रहेगा पेंशन के तौर पे। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, अब इसमें क्या है कि ना महंगाई के हिसाब से आपकी पेंशन को एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है ना, तो इसमें इसके भी प्रावधान दिए गए हैं। तो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि 23 लाख लोगों को मदद मिलेगी, बिल्कुल सही बात है। और अगर इसमें राज्य के एम्प्लॉयज भी आ जाए, मतलब ये तो जो केंद्र है वो यूपीएस में आ गए, लेकिन अगर राज्य भी आ जाए तो 90 लाख हो जाएगा। अभी राज्य देखेंगे राज्य कौन सी पेंशन स्कीम को वो लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे अश्विनी वैष्णव और सब ने, नरेंद्र मोदी ने भी यही बोला है। तो एश्योर्ड पेंशन फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे 50% आपको मिलेगा वही कि आप पिछले 10 साल, पिछले 12 महीने की आपकी सैलरी देखी जाएगी, और अगर आपने 25 साल तक काम किया है तो आपको पिछले 12 महीने का एक एवरेज निकाला जाएगा और उसका 50% आपको मिलेगा। तो मान लीजिए पिछले 12 महीने में अगर आप 70-80, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। जैसे मान लीजिए कि 60 साल की उम्र में आप रिटायर हुए और आपने 30 साल की नौकरी कर ली है, 25 साल की उम्र में आपकी सरकारी जॉब लगी, 60 साल की उम्र में रिटायर हुए, 35 साल 35 ईयर्स आपने नौकरी कर ली, तो ये वाला क्राइटेरिया तो आपका पूरा हो गया। भाई सरकारी नौकरी कौन ही छोड़ता है, ठीक है, बहुत कम ही होते हैं। तो अब क्या है कि देखिए जो सैलरी है ना वो लास्ट में तो सबसे मैक्सिमम होगी ना आपकी। अगर आप ऐसा क्लर्क भी ज्वाइन किए तो आप पीओ मैनेजर बन के रिटायर हो गए, तो तब आपकी सैलरी कितनी होगी, 1-1.5 लाख रुपए, मान लीजिए 1 लाख रुपए महीना, 1 लाख रुपए महीना है, तो 1 लाख रुपए का 50% कितना होता है, 50,000। तो 50,000 रुपए आपको महीना मिलेगा ही मिलेगा, तो पिछले 12 महीने का। उसके बाद मान लीजिए कि अगर आपने 10 साल तक काम किया है, तब क्या होगा, 10,000 तो मिनिमम आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उस अनुपात में जैसे जैसे ईयर कम होंगे ना, वैसे वैसे ये भी देखा जाएगा कि आपकी सैलरी कितनी है, उसी हिसाब से, उसी प्रोपोर्शनेट में आपको, मतलब एक तरीके से जैसे जैसे वो कम होता जाएगा। मिनिमम 10 साल तो आपको सर्विस देनी ही देनी है, ठीक है। और उसके बाद 10 साल, मान लीजिए जैसे 15 साल, आपने 15 साल सर्विस दे दी, अब आपने ये क्राइटेरिया पूरा कर लिया, बट 25 साल वाला तो पूरा किया नहीं,
तो 15 साल के हिसाब से देखा जाएगा कि आपकी सैलरी कितनी है, कितनी बनी है, उसी हिसाब से आपको पेंशन जो है वो दी जाएगी। समझ रहे हो? सेकंड, एश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपए तो आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर आपने 10 साल सर्विस दे दी है। मान लीजिए किसी की सैलरी बहुत कम है, 5, 6, 7, 8 हज़ार, जो कि नहीं होता सरकारी जॉब में, लेकिन इन केस अगर ऐसा है तो आपको 10,000 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा। और फैमिली पेंशन भी आपको मिलेगी कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो 60% पेंशन जो है, जो भी सैलरी था, जो भी सैलरी, इसमें कोई ईयर का क्राइटेरिया नहीं है। 2-3 साल भी अगर सर्विस की और किसी की डेथ हो गई तो जो भी सैलरी उसकी थी उसका 60% जो है वो फैमिली को जाएगा। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, भाई देखिए यहां पे ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, सर्विंग एम्प्लॉइज के लिए। इसके हिसाब से महंगाई कितनी ज्यादा है उस हिसाब से पेंशन आपको दी जाएगी, यानी कि इसका इंडेक्सेशन होगा भी प्रॉपर्टी पे जो है इंडेक्सेशन। सुपर एनुएशन मतलब वही होता है कि रिटायरमेंट के बाद जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है ना। लमसम, अब लमसम क्या है? देखिए ग्रेचुटी, अगेन आपने इतना, ग्रेचुटी मतलब वही कि आपको जो पैसा है बेनिफिट मिल देता है रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि आपने इतनी जबरदस्त सर्विस दी है। तो ये आपका एडिशन है ग्रेचुटी के, मतलब देखिए 1/10 ऑफ आपकी जो मंथली सैलरी है, 1/10, ठीक है ना, ये जो है ये आपके पास आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब भी आप रिटायर होते हो तो एक तो अमाउंट आप पूरा निकाल लेते हो और बाकी का अमाउंट रहता है, ठीक है ना। तो इसमें बोला गया है कि जो लमसम पेमेंट है सुपर एनुएशन मतलब उसके बाद, ठीक है, तो और हर 6 महीने में, ठीक है, हर 6 महीने में इसको देखा जाएगा, इसको रिवाइज किया जाएगा, ठीक है ना, मतलब हर 6 महीने में इसका रिव्यू किया जाएगा। तो इट विल बी कैलकुलेटेड, जो 1/10 ऑफ द मंथली इनवॉल्वमेंट है जो आपको मिल रहा है ना, उसका 1/10, अब इसमें पे मतलब जो आपको पैसा मिल रहा है और डियरनेस अलाउंस, तो ये भी इसमें डाला गया है, यानी कि एक अच्छी चीज है। अब सबसे बड़ी बात, एनपीएस को 2004 में लाया गया था, 2004 में लाया गया था। अब यहां अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला कि पेंशन को हमको पूरी तरीके से रिफॉर्म करना है। अब ओल्ड पेंशन स्कीम इससे पहले चलती थी जो आजादी के बाद से ही थी, 1947 से, ठीक है। अब इसमें जो है जो भी आपकी सैलरी है उसका 50, उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं था, पूरे एक तो पूरा कंट्रीब्यूशन सरकार करती थी, पूरा कंट्रीब्यूशन, तो 50% जो भी सैलरी है वो आपका दिया जाएगा और साथ ही साथ आपका डियरनेस अलाउंस भी होगा। तो जो परसेंटेज आता था वो अच्छा खासा आता था, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम में ज्यादा पैसा मिलता था। 2004 में, 2004 में ये बदल गया। एक और चीज कुछ मतलब ये भी है कि सर क्या ये 2025 में, तो इसी साल के नहीं, 2004 वाले भी इसमें आ सकते हैं। आप परेशान मत हो, अगर आप जो भी पेंशन स्कीम में हो आप इसमें शिफ्ट करा सकते हो, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। तो डेटा ने ये बताया कि पिछले 30 सालों में जो पेंशन लायबिलिटीज है, देखिए भाई पेंशन सरकार की जेब से जाता है और कई बार ऐसा होता है कि सरकार पैसा देना नहीं, सरकार को भी भाई, तो अब लेकिन आप इतने सालों तक अगर किसी ने काम किया है सरकार के लिए, क्योंकि भाई देखो देश तो लोगों से ही चलता है, डिपार्टमेंट तो लोगों से ही चल रहे हैं, रोबोट तो चला नहीं रहे, तो सरकार का भी फर्ज बनता है ना कि उनके लिए कुछ करें। तो जो सेंटर का बिल था वो 3,272 करोड़ था, ठीक है, और सारे सबको अगर स्टेट्स को मिला दो तो 3,131 करोड़ था। 2020-21 में सेंटर का बिल जो है वो 1,90,886 करोड़ खाली पेंशन में जाता है, और अगर आप स्टेट का मिला दो तो 125 गुना। देखिए अब यहां पे कितना कम था 1990 में, 30 साल में पूरा अगर आप राज्यों जो सबको मिला दो तो 3,46,000 करोड़। आप विश्वास करोगे तो इतना पेंशन में पैसा चला जाता है। तो सरकार कहती है कि जैसे सरकार इसको रिफॉर्म करना चाहती है। अब देखिए मैंने वही बात है ना कि जो लोग इतनी मेहनत करते हैं, सरकारी जॉब भाई बहुत टफ होती है, कहने की बात है खाली। मैं जानता हूँ कितने बैंक में स्टूडेंट्स हैं मेरे, तो एक अभी बच्ची मैनेजर है वो 10 बजे आई रात में, तो भाई वो खाली कहने की काम हर जगह है, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। तो अब ओल्ड पेंशन स्कीम क्या थी और न्यू पेंशन स्कीम क्या है? देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम में सबसे पहले तो आपको जिंदगी भर इनकम मिलती रहेगी। आप रिटायर हुए, आपको जब तक आप मतलब जिंदगी लाइफ टाइम आपको इनकम मिलेगी। ये एक पार्टिसिपेटरी स्कीम है, इसमें पूरा पैसा सरकार देती थी। नेशनल पेंशन स्कीम, इसमें सरकार देती है और आपको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। आपको इसमें 10% कंट्रीब्यूट करना पड़ता था। आपकी जो सैलरी आती थी 10% ऑटोमेटिकली कट जाता था, इसमें चला जाता था, और सरकार 14% के करीब जो है वो देती थी। अब ये बढ़ा के सरकार ने 18.5% कर दिया है, और 10% तो आपका कटेगा ही कटेगा, ठीक है। 10% तो वो आपका जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि ये चीज कि आपको कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना है, आपको कंट्रीब्यूट करना है। उसका सेकेंड पॉइंट, सरकार जो है जो भी पैसा आता था वो सरकार बियर करती थी, सब कुछ सरकार के पास था। इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है ना। पेंशन फंड मैनेजर्स होते हैं, अलग अलग जो कंपनीज होती हैं वो इसको देखती हैं, आपका फंड जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है। अब इसमें मंथली पेमेंट जो है वो एश्योर्ड होती थी, ठीक है।
वो 50% वही कि जो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है। इसमें 60% जो है वो टैक्स फ्री था, 60% जो कॉर्पस था उसमें कोई टैक्स नहीं। बाकी जो 40% है, ठीक है, जो आप पैसा मंथली आपको मिलेगा उसमें टैक्स लगेगा। यानी कि जो नई न्यू पेंशन स्कीम है, जो 60% पैसा है वो उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो रिमेनिंग 40% है जो आप मंथली लोगे, जैसे जो आपने पूरा पैसा निकाल लिया, ठीक है ना, आपका पीएफ जो है उस वो पूरा आप निकाल लिए, 60% निकाल सकते हो, तो 40% जो आपको मंथली मिलेगा उस पर टैक्स लगेगा, राइट। तो ये चीज़ है। तो क्या ऑपोजिशन तो भाई वही, सबसे पहली बात तो ये कि एश्योर्ड पेंशन इसमें थी ही नहीं, ये पार्टिसिपेटरी स्कीम बन गई नई वाली। तो दूसरा कि भाई इसमें एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय है वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे ना। ओल्ड पेंशन में तो सरकार पूरा पैसा दे रही थी, बट इसमें तो एम्प्लॉय का भी 10% कट रहा था। तो इंडिविजुअल्स जो अंडर एनपीएस है उन्होंने यही बोला कि भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद पेंशन मैनेजर्स आ गए कि आपका जो बचा हुआ 40% है वो इन्वेस्टेड है, वो आपको मंथली में देता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है, प्राइवेट बैंक से लेकर सरकारी बैंक सब कुछ। तो वही है। तो इसमें जो एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम है, इसमें जो एम्प्लॉय है वो इक्विटीज़ में या बाकी एसेट्स में इन्वेस्ट करता था, जो 40% उसका पैसा बचा। इसमें कुछ नहीं था ये सब कि भाई तुम्हारा पैसा है, हम कहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इतना तामझाम है ही नहीं। ओल्ड पेंशन स्कीम है कि 50% देंगे, बस जो भी तुम्हारी सैलरी थी 50% ले लो, दैट्स इट। उसके बाद जो ऑफर थे 60% वही जो टैक्स फ्री था, और 40% जो है वो उन एन्युटीज में, मतलब जो आपको मंथली पैसा जहां पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो टैक्सेबल थे, और उसी हिसाब से आपको मंथली पैसा दिया जाता था, ठीक है। इसमें वही है कि 50% अगेन, और रिटायरमेंट और डीए ये सब रहता था। बहुत सिंपल थी ओल्ड पेंशन, कोई डिडक्शन नहीं था, लेकिन इसमें डिडक्शन था इन्वेस्टमेंट पे। और अब यूपीएस आ गया है, तो ये सारे के सारे फंड मैनेजर्स थे जो आपको इंटरेस्ट देते थे, आपका पैसा जो है वो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते थे, ठीक है। तो वही है कि अब एनपीएस जो है उसने क्या किया कि लोअर एश्योर्ड रिटर्न्स दिए, ठीक है ना, रिटर्न्स भी कम थे, तो वो कुछ खास मिला नहीं यहाँ पे। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिशन हुआ, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमेटी बैठाई, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन 2023 में। इस कमेटी ने 100 मीटिंग की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बाद, और उसके बाद फिर ये बताया कि ये यूपीएस जो है हम ले आते हैं। तो सबसे बड़ी बात, अब कौन कौन यूपीएस को अवेल कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को लग रहा होगा सर 1 अप्रैल 2025 में आएगी, बट क्या ये हर कोई ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। 2004 के बाद जो भी हैं वो सब इसका बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं, आप परेशान मत होइए। अब आप बोलेंगे सर 2004 के बाद तो हमारा पैसा जो है हमको, जैसे मान लीजिए कि जो 2004, 2008, 10 में रिटायर हुए हैं, अब आप बोलेंगे सर हमको तो वो पैसा एनपीएस के थ्रू मिला, अब क्या करें? सरकार ने बोला टेंशन नहीं लेना, एरियर्स यानी कि जो भी आपको पैसा दिया गया है, अगर हमको पैसा ज़्यादा देना है उस पर तो हम देंगे, वो एक फॉर्मूला होगा, उसको एडजस्ट करेंगे हम। आप इसमें अगर अप्लाई करते हो तो मान लीजिए कि आपको अगर 50,000 है और हमारे कैलकुलेशन यूपीएस के हिसाब से वो 75,000 रुपये निकल रहा है, तो 50,000 आपको ऑलरेडी मिल गया है, तो 15,000 हम आपको देंगे मंथली। तो इसकी आप चिंता ना करिए। तो एम्प्लॉयज़ जो हैं दे कैन रिमेन अंडर एनपीएस। और उसके बाद अभी स्कीम जो है वो के सेंटर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अनाउंस किया, और बाकी देखेंगे। अब ये कई बार यूपीएस और ओपीएस में क्या फ़र्क है, देखिए ये मैं बता चुका हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सोमनाथन ने बोला कि सबसे पहले तो जो एक्सपेंडिचर एरियर्स है वो लगभग 800 करोड़ पहले साल में होंगे, 800 करोड़ तक हमको खर्च करना पड़ेगा और फर्स्ट ईयर, और उसके बाद फिर जो है कॉस्ट लगभग 6,500 करोड़ तक होगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप हमारे पॉर्न एडिक्शन को ख़त्म करने की कोर्स को ज़रूर अवेल करें, क्योंकि सबसे बड़ा इस समय इशू है भारत में, जो कि आप ये मान के चलिए कि हर कोई इससे पीड़ित है बट बात नहीं करता है। तो 500 रुपये का कोर्स है। बाकी जो भी आपको डाउट हो बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। थैंक यू सो मच।